हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्कॉलर स्टडी सेंटर। मैं रॉबिन चौधरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी 30 डेज स्कोर बूस्टर सीरीज में, जिसका आज पार्ट 14 यानी 14th सेशन है, 14th डे के ऊपर। दोस्तों, अभी तक आप जानते हैं जैसे कि 25 अक्टूबर को सीजीएल टीयर 2 का एग्जाम शेड्यूल्ड है। उस एग्जाम को टारगेट करते हुए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड एक सीरीज लेकर आए हैं, जो 30 डेज स्कोर बूस्टर सीरीज के नाम से आपकी प्रैक्टिस के लिए फ्री ऑफ द कॉस्ट सीरीज है। एंड इससे डेफिनेटली आपको एक स्कोर बूस्टिंग एज मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट। फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट, जैसा आप जानते हैं कि वर्ड ओमिशन पे बेस्ड होता है। आपको एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ दिया होगा जिसमें वर्ड्स ओमिटेड होंगे एंड आपको एप्रोप्रिएट वर्ड वहां पर फिल करना होगा। तो आज के जो हम क्वेश्चंस लेकर आए हैं फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट के, वो कब के हैं? 3 मार्च 2023 को जो सीजीएल का टीयर 2 एग्जाम हुआ था, उस दिन जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट कोलोकेटिंग वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, वर्ड भरना है हमें। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डू नॉट डैश टू सुसाइड ओवर ट्रिवियल इश्यूज। ठीक है, देखिए सेंटेंस पढ़ते ही आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या है, फिलर्स में बहुत ज्यादा कुछ ट्रिक या कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आपको एप्रोप्रिएशन देखना होता है कि हमारा वर्ड जो है, जो हम फिल करना चाह रहे हैं या जो ऑप्शंस गिवन है, उनमें सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा हो सकता है। यहाँ कह रहे हैं कि जो दिमागी रूप से स्वस्थ, जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं, वो क्या नहीं करते हैं, सुसाइड नहीं करते हैं छोटे छोटे इश्यूज पर। ट्रिवियल इश्यूज का मतलब होता है छोटे इश्यूज, इनसिग्निफिकेंट इश्यूज। ठीक है, तो क्या नहीं करते हैं सुसाइड को? ऑप्शन देखते हैं हम। पहला है मेकअप। नहीं, मेकअप नहीं हो सकता। देखो, मेकअप का क्या मतलब होता है? मेकअप का मतलब होता है टू कंस्टिट्यूट समथिंग। जब किसी चीज से कोई चीज बनती है तो वो उसके मेकअप में हेल्पफुल होता है। ठीक है, टू कंस्टिट्यूट समथिंग यानी कि जब एक चीज दूसरी चीज को बना रही है तो पहली चीज से वो मेड अप है। ठीक है, दूसरा मेकअप का क्या मतलब होता है? मेकअप का मतलब होता है टू इन्वेंट अ स्टोरी और एक्सक्यूज। कोई कहानी या बहाना बना देना, उसको भी आप किससे डिनोट करते हो? मेकअप फ्रेजल वर्ब से। तो देखो, मेकअप से कोई चीज बनती है, या फिर टू इन्वेंट अ स्टोरी और एक्सक्यूज, या तो कोई कहानी या कोई बहाना बनता है मेकअप से। सो यहां पर मेकअप एप्रोप्रिएट नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेकंड है गिवन। गिवन का मतलब होता है दोस्तों टू एडमिट डिफीट, हार मान लेना। तो यहां पर ऑप्शन ये सुटेबल है। मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डू नॉट गिव इन टू सुसाइड ओवर ट्रिवियल इश्यूज, यानी कि सुसाइड के ख्याल के सामने हार नहीं मानते हैं। ठीक है, मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल। तो यहां पर गिवन ऑप्शन सही सेट हो रहा है। बाकी दो ऑप्शंस भी देखते हैं। कंसीव ऑन। देखो, कंसीव ऑन का मतलब क्या होता है? कंसीव का मतलब एक तो होता है टू बिकम प्रेग्नेंट। ठीक है, कंसीव का एक मतलब होता है टू बिकम प्रेग्नेंट। दूसरा मतलब क्या होता है? कंसीव का दूसरा मतलब होता है टू इन्वेंट अ प्लान, कोई योजना बनाना। टू इन्वेंट अ प्लान। ठीक है, तो यहां पर मेकअप नहीं हुआ था, कंसीव भी यहां पर एप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं दे रहा है हमें जो चाहिए। देन है फॉल इन। देखो, फॉल से एक फ्रेजल वर्ब बनती है, फॉल इन विद। ठीक है, फॉल इन विद ये somebody या समथिंग के साथ आएगा। तो फॉल इन विद का मतलब क्या होता है?
टू एग्री विद somebody और something, किसी चीज या किसी इंसान के साथ सहमत होना, उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे fall in with। ठीक है, सो यहां पर fall in with इसका मीनिंग भी सेट नहीं हो रहा है हमारे गिवन सेंटेंस पर, तो यहां पर करेक्ट क्या है, मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल डू नॉट गिव इन, डू नॉट गिव इन टू सुसाइड ओवर ट्रिवियल इश्यूज। छोटे मोटे इश्यूज पर मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल जो है वो सुसाइड से हार नहीं मानते हैं, सुसाइड के सामने गिव इन नहीं करते हैं, यानी अपनी हार मानकर सरेंडर नहीं कर देते हैं सुसाइड को। ठीक है, चलिए ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, द मूवी वॉज रिलीज्ड डैश एक्सपेक्टेड। ठीक है, यहां पर हमें फिल करना है एंड किस चीज को देखकर रिलीज हुई थी, जो एक्सपेक्टेड डेट थी, क्या उससे पहले, उसके बाद, उसी समय पे क्या क्या कहना चाह रहे हैं वो हम देखते हैं। चार ऑप्शन देखते हैं, लेटर देन, मोस्ट लेटर देन, मोर लेटर देन। ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, टाइम का कंपैरिजन हो रहा है। कौन से टाइम का कंपैरिजन हो रहा है, जब उसकी एक्सपेक्टेड डेट थी रिलीज की, जब मूवी की रिलीज की एक्सपेक्टेड डेट थी और जब वो सच में रिलीज हुई, उन डेट्स का कंपैरिजन हो रहा है। सारी की सारी लेट वाली है, जल्दी वाली तो कोई नहीं है। तो अगर कंपैरिजन हो रहा है तो देखो, लेटर अपने आप में एक कंपैरेटिव डिग्री है, लेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके साथ आप मोस्ट लेकर नहीं चलोगे। ठीक है, जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके साथ दोबारा मोर लेकर नहीं चलोगे। लेटर का मतलब तो अपने आप नहीं होता है कि बाद में, किसी चीज के बाद में, यानी एक चीज पहले हुई है, दूसरी चीज उसके बाद में हुई है, टाइम का कंपैरिजन है। सो मोस्ट एंड मोर वाला तो आपका सीधा कट गया। अब बच गया लेटर देन एंड लेटर देन। देखो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपका ये है, क्यों, क्योंकि यहां पर देन कौन सा है, ये है देन। इस देन का मतलब क्या होता है, की अपेक्षा, यानी जब आप कंपेयर कर रहे हो दो चीजों का, तो एक चीज पहले की अपेक्षा बाद में हुई, राइट। सो करेक्ट तो वो है। इस देन का मतलब आपके सामने बनता है कि अपेक्षा, क्या बनता है, किसी चीज की अपेक्षा। सो हमारा करेक्ट यहां पर है। और इस देन का मतलब आपके सामने बनता है, ये टाइम को डिनोट करने के लिए आता है तब। ठीक है, तो यहां पर कौन सी चीज आपको सही दिख रही है, सीधी सी बात है लेटर देन, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं, कंपैरिजन के लिए ये वाला देन आता है, इसका मतलब होता है की अपेक्षा। बहुत से स्टूडेंट्स को THAN THEN में कंफ्यूजन होता है, याद रखना कंपैरिजन के लिए THAN और टाइम के लिए THEN। सो यहां क्या हो जाएगा, द मूवी वॉज रिलीज्ड लेटर देन, द मूवी वॉज रिलीज्ड लेटर देन एक्सपेक्टेड, जो उसकी एक्सपेक्टेड डेट थी उससे लेट रिलीज हुई थी। ठीक है, आई होप ये समझ में आया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट कोलोकेशन फ्रॉम द ऑप्शंस एंड कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, हमें करेक्ट ऑप्शन यहां पर फिल करना है। राहुल इज डैश कोडिंग। ठीक है, कोडिंग होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं कि राहुल कोडिंग में क्या है। अब नॉर्मली होता है क्या है कि राहुल, अगर कोई आप जैसे पढ़ाई में अच्छा है, कोई खेल में अच्छा है, तो कोई कहते हैं ना कि ये इस चीज में अच्छा है, उस चीज में बुरा है, तो वो उस सेंस में भरवाना चाह रहे हैं हमसे। राहुल इज डैश कोडिंग। देखते हैं ऑप्शंस। स्किल्ड ऑन, ऑन गलत हो गया यहां पर। अगर स्किल्ड इन होता, किसी फील्ड में महारत हासिल करना, स्किल्ड इन होता तो यहां पर सही हो सकता था, लेकिन क्या दिया है उन्होंने, स्किल्ड ऑन, गलत है। स्ट्रॉन्ग ऑफ, कुछ भी मतलब नहीं है इसका, तो यहां रेलिवेंट ही नहीं है। एक्सपीरियंस्ड ऑफ, देखिए फिर से ऑफ इन होता, अच्छा इन है, ठीक है। ऑप्शन 3 जो है वहां गलत हो गया क्योंकि एक्सपीरियंस्ड ऑफ लिखा हुआ था। यहां पर हमें क्या बताना है कि राहुल को कोडिंग में एक्सपीरियंस है,
तो राहुल इज एक्सपीरियंस्ड इन कोडिंग, सो ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर। राहुल इज एक्सपीरियंस्ड इन कोडिंग, राहुल को कोडिंग में एक अनुभव है, राहुल कोडिंग में अनुभवी है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोनिम टू फिल इन द ब्लैंक, द फार्मर्स ग्रो डैश इन देयर फील्ड्स। ठीक है, किसान अपने खेतों में डैश उगाते हैं, क्या उगाते हैं देखते हैं। होमोनिम होता है दोस्तों जो सेम से प्रोनाउंसिएशन के वर्ड्स आ जाते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। देखते हैं, पहले मेज, देखो ये मेज नहीं हो सकता है, गलत है। क्यों? क्योंकि इस मेज का मतलब होता है भूल भुलैया। ठीक है, भूल भुलैया होता है, टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, बंदा घुस जाए तो गुम हो जाता है, निकल नहीं पाता, वो इसे कहते हैं। इस मेज का मतलब हुआ भूल भुलैया, या इसके लिए एक वर्ड है लेबिरिंथ। एसएससी ने पूछा हुआ है, एसएससी ने पूछा हुआ है लेबिरिंथ। ठीक है, तो मेज यानी भूल भुलैया यानी लेबिरिंथ। सो ये तो खेतों में उगाया जा नहीं सकता। सेकंड, इस मेज का कोई मतलब ही नहीं है, इस मेज का भी कोई मतलब नहीं है, फालतू के वर्ड्स दे रखे हैं। तो सेकंड और थर्ड भी आपके इररिलेवेंट हो गए, कोई वर्ड ही नहीं है वो। चौथा, ये सही है मेज, क्योंकि ये होता है आपका कौन। क्या होता है? कौन। कौन क्या होता है? मक्का। मक्का खाते हो? कौन। ठीक है, सो कौन फसल है, उगाई जा सकती है, तो मेज को कौन कहते हैं। फार्मर्स अपने खेतों में क्या उगाते हैं? मेज। आई होप आपको याद रहेगी स्पेलिंग एंड उसका मीनिंग। मेज का मतलब कौन, मक्का। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है यहां। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट होमोनिम टू फिल इन द ब्लैंक। वही है डैश नॉलेज इन दिस फील्ड इज रियली प्रोफाउंड। ठीक है, डैश की नॉलेज इस फील्ड में काफी प्रख्यात है, काफी अच्छी है। देखिए नॉलेज जो वर्ड है वो एक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नॉलेज जो है क्या है आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अब यहां पर नाउन से पहले एक जगह खाली करके डैश दे दिए। आपको पता है नाउन से पहले क्या चीजें आती है? आर्टिकल आता है, एडजेक्टिव आता है, डिटर्मिनर आता है। ठीक, सो यहां पर बताना चाह रहा है कि नॉलेज, किसकी नॉलेज, किसकी नॉलेज। सो यहां इस स्पेस में आपको एक वो आपसे एक आर्टिकल बोल लो, डिटर्मिनर बोल लो, ठीक है, या एडजेक्टिव बोल लो। एडजेक्टिव आएगा वैसे इसमें, वो भी कोई किसी टाइप का पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। ये आपसे फिल करवाना चाह रहे हैं वहां पर। ठीक है, देख लेते हैं। देयर नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस देयर का मतलब होता है वहां। इस देयर का क्या मतलब होता है? वहां। ठीक है, सेकंड देयर ये सही हो सकता है, ऑप्शन देखेंगे अगला। देयर का मतलब होता है उनका या उनकी, उनका या उनकी, इस देयर का मतलब होता है। तो सेंटेंस में एप्रोप्रिएट जा रहा है, उनकी नॉलेज इस फील्ड में काफी प्रोफाउंड है। सो ये सही है। अगला है देयर, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अपने आप में नाउन है, नाउन से पहले नाउन आके क्या करेगा? एडजेक्टिव चाहिए था हमें। इस देयर का मतलब होता है साहस। ठीक है, हिम्मत। ठीक है, इस देयर का मतलब क्या होता है? साहस, हिम्मत। टू बी ब्रेव इनफ टू डू समथिंग, इसे आप कहेंगे। एंड ये दे आर, इसका भी कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर। पता नहीं एसएससी कैसे ऑप्शंस दे रहा है आजकल, सीधा सीधा दिख रहा है। चलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 देयर, THER वाला जो देयर है, ये आपका सही ऑप्शन है, सही आंसर है। इसका मतलब होता है उनका या उनकी, इस फील्ड में उनकी नॉलेज काफी प्रोफाउंड है। ठीक है,
सो यहाँ पर इन्होंने एक एडजेक्टिव फिल करवाया हमसे, पजेसिव एडजेक्टिव जो डिटर्मिनर का काम कर रहा था इनके लिए। ठीक है दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब क्लोज टेस्ट है हमारे पास, पढ़ते हैं इसको। पहले है नंबर 1 पे फिल करना। ठीक है, द फ्रेज नॉन गवर्नमेंटल और नॉन प्रॉफिट, ठीक है, इज कॉमनली यूज टू रेफर टू द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस दैट डैश सिविल सोसाइटी। ठीक है, देखिए क्या होता है कि आपका क्लोज टेस्ट है, आपने देखा ऑप्शन नंबर 1 फिल करना है। यहां पर आपको दिख रहा है कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं। सो कैसे भरोगे? द फ्रेज नॉन गवर्नमेंटल और नॉन प्रॉफिट इज कॉमनली यूज्ड टू रेफर टू द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस दैट डैश सिविल सोसाइटी। अब देखो ऑप्शन क्या है, दैट कंप्राइजेज नहीं होगा, बताता हूं क्यों नहीं होगा। कंप्राइज नहीं होगा, कंप्राइजिंग नहीं होगा, कंप्राइज ये होगा। क्यों? देखो कंप्राइज का मतलब होता है टू बी मेड अप ऑफ समथिंग। ठीक है, कोई चीज जिस चीज से बनी होती है, ठीक है, टू बी मेड अप ऑफ समथिंग। अब यहाँ पर सारी की सारी ये जो है वर्ब है, लेकिन आपको देखना क्या है, आपका क्या है, टू द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। वर्ब है किसके लिए? वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। किसके लिए? वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। यहां पर आपको ऑर्गेनाइजेशंस दिख रहा है, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस कैसी है? प्लूरल है। बोलो हाँ या ना, प्लूरल है। आपको पता है अगर आपका नाउन प्लूरल होगा, अगर आपका नाउन प्लूरल होगा तो आपकी वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। बोलो हाँ या ना। ठीक है, प्लूरल होगी तो उस वर्ब में एस या ई एस जो है नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। तो देखो एस ई एस लगा हुआ था, काट दिया, पास्ट टेंस में ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बात किस में चल रही है सारी की सारी? प्रेजेंट में। तो पास्ट में हम क्यों जाएंगे? फिर ये आपको उसमें कंटिन्यूअस में लेके जा रहा था, तो एक्शन होने थोड़ी ना लग रहा है यहाँ पर, सीधा सीधा ये भी कट जाएगा। सो आपके पास बचा क्या? ऑप्शन 4 कंप्राइज, जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल के लिए आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चल रही है। सो मोस्ट एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट क्या? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर 4 कंप्राइज। सो यहां मैं छोटा छोटा फिल कर दूं इसे। The phrase non-governmental or non-profit is commonly used to refer to the various organizations that comprise civil society, जिनसे सिविल सोसाइटी बनी है। चलिए, आई होप क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है, क्या कहता है? In general, such organizations are distinguished by the dash that they operate for reasons other than financial gain. ठीक है, नॉर्मली क्या है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना, उनकी एक अलग से पहचान की जाती है। कैसे पहचान की जाती है? किस चीज के माध्यम से? वो हमें भरना है कि वो क्या करते हैं, कि वो ऑपरेट करते हैं फॉर रीजंस अदर देन फाइनेंशियल गेन। ठीक है, यानी कि वो मुनाफा कमाने के अलावा दूसरी चीजों के आधार पर वो ऑपरेट करती हैं। तो इनकी पहचान किस चीज के आधार पर होती है? ऑप्शन देखते हैं, फैक्ट, क्लू, वैल्यू, लाइफ। तो देखो नॉन गवर्नमेंटल या नॉन प्रॉफिट है, यहां से आपको पता चल रहा है कि ये मुनाफा कमाने के लिए नहीं है ये ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो अगर कह रहा है कि इनकी पहचान इस वजह से होती है कि वो फाइनेंशियल गेन नहीं चाहते, तो झूठ वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, झूठ वाला ऑप्शन नहीं है, राइट? क्योंकि प्रॉफिट तो कमा ही नहीं रही, तभी तो नॉन प्रॉफिट नाम है। देन है वैल्यू, वैल्यू कीमत, उसका भी कोई रोल नहीं है यहाँ पर। वैल्यू अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग चीजों की। ठीक, बच गया फैक्ट और क्लू। फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, क्लू का मतलब होता है हिंट। तो देखो जब हमने बात करी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, तो वहां पर एक फैक्ट है, एक तथ्य है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस अपने बिना प्रॉफिट को सोचे, प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती, ये किसी अपने एक कोज को लेकर चलती हैं। किसी एक सोसाइटी से कोई बुराई खत्म करनी है, या किसी सिविल राइट्स का मुद्दा है, या पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है,
उन मुद्दों को लेकर चलती हैं। सो यहां पर ये तथ्य की बात हो रही है, एस्टेब्लिश्ड ट्रुथ की बात हो रही है। सो फैक्ट यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ना तो क्लू हिंट होगा, ना वैल्यू होगा, ना लाइव हिंट होगा। सही क्या होगा? ऑप्शन 1 फैक्ट, मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप यहां तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सर्वेज इंडिकेट दैट NGOs have a high degree of public dash which can make them a useful proxy for the concerns of society and stakeholders। ठीक है, सर्वे हमें कहते हैं, क्या कहते हैं सर्वे, कि ये जो एनजीओज है ना, इनके पास पब्लिक का क्या है, काफी ज्यादा क्या है पब्लिक का, साथ हो सकता है, विश्वास हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है। देखते हैं। थॉट नहीं, थॉट का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, ट्रस्ट हाँ हो सकता है, बिलीफ हाँ हो सकता है, आइडिया नहीं, पब्लिक का आइडिया एंड पब्लिक की थॉट नहीं है इनके पास। अब बात कर रहे हैं ट्रस्ट यानी विश्वास, बिलीफ यानी विश्वास। ठीक है, देखो दो ऑप्शंस यहां पर है, लेकिन दोनों में से ज्यादा एप्रोप्रिएट हमारा कौन सा है? ट्रस्ट है, पब्लिक का ट्रस्ट, विश्वास। बिलीफ क्यों नहीं है? क्योंकि बिलीफ का मतलब होता है, बिलीफ का मतलब हो जाता है फेथ इन समथिंग। ठीक है, जैसे कोई साइंस में बिलीव कर रहा है, उसका साइंस में बिलीफ है। कोई रिलीजियस किसी का बिलीफ होता है, किसी का सेंटिमेंटल बिलीफ होता है। सो बिलीफ का मतलब विश्वास होता है, लेकिन किसी चीज में विश्वास हो रहा है, पब्लिक का विश्वास नहीं है। ठीक है, ज्यादा एप्रोप्रिएट कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर 2 ट्रस्ट। क्या है हम यहां पर? बेटर एंड एप्रोप्रिएट ट्रस्ट, पब्लिक का ट्रस्ट है इनके पास, विच कैन मेक देम a useful proxy for concerns of society and stakeholders। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है, एनजीओ रेंज फ्रॉम स्मॉल प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, ये छोटे छोटे प्रेशर ग्रुप्स का भी काम करते हैं, ऑन स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंसर्न्स। ठीक है, वातावरण के कंसर्न्स को लेकर, और ह्यूमन राइट्स डैश to educational charities, women's refuges, cultural associations। ठीक है, ये इनके डिफरेंट टाइप के काम दिए हुए हैं कि एनजीओ किस किस काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो यहां पर कह रहा है हमें क्या बनना है? ह्यूमन राइट्स। देखो ह्यूमन राइट्स के लिए एनजीओ कब आएंगे ह्यूमन राइट्स के लिए? ह्यूमन राइट्स होते हैं मानवाधिकार। तो मानवाधिकारों का जब कोई हनन करेगा, आपसे आपके मानवाधिकारों को छीना जाएगा, तब एनजीओ आएंगे। तो इस चीज को ह्यूमन राइट वोयलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्म है, स्पेसिफिक टर्म है, ह्यूमन राइट वोयलेशन। आपने बहुत बार सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली चल रही है, वहां पर किसी पर आरोप लगाए जाते हैं कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स वोयलेशन हो रहे हैं, पाकिस्तान पीओके में ह्यूमन राइट्स वोयलेशन कर रहा है। ठीक है, कभी कभार वो उल्टा हमको भी बोलते हैं, हालांकि उनकी बात कोई सुनता है नहीं। अब जैसे रशिया के ऊपर है कि रशिया यूक्रेन में ह्यूमन राइट वोयलेशन कर रहा है। तो ये एक इस्टेब्लिश्ड टर्म है मानवाधिकार के हनन को लेकर। तो देखते हैं, वोयलेशन ऑप्शन में होना चाहिए। इवेल्युएशन मूल्यांकन नहीं, प्रोहिबिशन नहीं, प्रोहिबिशन मतलब रोकना, रोक टोक। डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ह्यूमन राइट्स के साथ डिस्क्रिमिनेट क्या करोगे? अगर आपने खत्म ही कर दिए तो खत्म नहीं होंगे। वॉयलेशंस, ऑप्शन नंबर 4 वॉयलेशंस। ह्यूमन राइट्स जो है वॉयलेशंस। ठीक है, मानवाधिकारों का हनन करना, एनजीओ उस चीज में आते हैं, एनवायरमेंटल कंसर्न या ह्यूमन मानवाधिकारों के हनन के मुद्दे पर। तो यहां करेक्ट क्या है? ऑप्शन नंबर 4 वॉयलेशंस आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके कोई नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे 6 तारीख के एग्जाम में, फिलर्स और क्लोज टेस्ट को लेते हुए। चलिए, आई होप आपको सेशन ये काम का लगा है, आपके काम आएगा। क्लोज टेस्ट में दोस्तों या तो फ्रेजल वर्ब के ऊपर चलता है, या वोकैब के ऊपर चलता है, या एप्रोप्रिएट वर्ड के ऊपर चलता है। तो वहां पर कोई भी आपकी कॉन्सेप्ट ट्रिक नहीं, वो आपकी समझ, आपकी जो विवेक, आपकी जो विवेचना है इंग्लिश को लेकर,
वहां पर वो काम आती है। सो जितना आप रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करेंगे उतना आप अपने आप इस चीज के साथ ढलते जाएंगे। सो मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए, रीडिंग कीजिए मैक्सिमम चीजों की, एंड जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ताकि अगले सेशन में फिर आपके लिए कोई काम की चीज हम ला सके जिसका आप थोड़ा सा फायदा उठा सके। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपना ख्याल रखिए। चलिए, जय हिंद दोस्तों।